Hello everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Study IQ Judiciary। ऐसे बहुत से कपल्स आपने देखे होंगे जहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, लेकिन हस्बैंड उसको डिवोर्स नहीं देना चाहता है, वाइफ डिवोर्स लेना चाहती है। आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे वाइसा वर्सा कि हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, उसके साथ रह नहीं सकते हैं और डिवोर्स देना चाहते हैं, बट वाइफ डिवोर्स नहीं देना चाहती। कहने का मतलब है कि किसी इंसान का स्पाउस, किसी इंसान का लाइफ पार्टनर उसके साथ ना अच्छे से रहता है और ना ही उसको तलाक देता है। उसको ऐसी एक सिचुएशन के अंदर बांध के रखा है कि ना तुम्हें ठीक से जीने दूंगा और ना तुम्हें छोड़ के जाने दूंगा। तो ऐसे में जब कोई इंसान फंस जाता है, क्या वो अपने स्पाउस के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है अगर वो तलाक लेना चाहे तो? आपको पता है कि तलाक दो तरह से होते हैं, एक होता है एक तरफा तलाक और एक होता है दोनों पार्टीज की सहमति से तलाक होना। दोनों पार्टीज की सहमति से जब तलाक होता है तो उसको हम बोलते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। और दूसरी तरफ होता है वन साइडेड डिवोर्स। वन साइडेड डिवोर्स के अंदर कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो पॉइंट्स आप कोर्ट में प्रूव कर दें तो आपको सामने वाली पार्टी का कंसेंट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिना कंसेंट के, बिना उसकी परमिशन के, बिना उसके आपके साथ केस फाइल करने के, मतलब ऐसे में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपके साथ कोर्ट में जाए और आपके साथ कोर्ट के आगे एक अर्जी लगाए और की बोले कि हमें डिवोर्स दे दो। वो डिवोर्स नहीं देना चाहता, आप देना चाहते हैं। आप ये 8 पॉइंट में से कोई एक भी पॉइंट कोर्ट में प्रूव कर देंगे तो आपको एक तरफा तलाक मिल जाएगा। क्या है ये 8 पॉइंट? आज की वीडियो में हम इन 8 पॉइंट्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट है एडल्ट्री का। एडल्ट्री का क्या मतलब होता है? ये पिक्चर तो बहुत ही फेमस पिक्चर है, आपने सोशल मीडिया पर इसको वायरल होते हुए देखा होगा, जिसमें लड़का अपनी पार्टनर के साथ है बट पार्टनर के साथ रहते रहते उसकी नजर किसी और औरत के ऊपर है। ये तो खैर यहाँ पे सिर्फ देख रहा है, ये अडल्ट्री में पर्टिकुलरली डिवोर्स के लिए नहीं आएगा। द रीजन इज कि अडल्ट्री के अंदर अगर आपको डिवोर्स लेना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपकी वाइफ है चाहे वो आपका हस्बैंड है, मतलब इसमें हस्बैंड वाइफ के लिए कोई ऐसे डिफरेंस वो नहीं है, ग्राउंड अलग अलग नहीं है। अगर वाइफ रिश्ते से बाहर जाके किसी और इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो ऐसे में हस्बैंड उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है अंडर दिस ग्राउंड। और अगर हस्बैंड किसी और के साथ बाहर जाके, रिश्ते से बाहर जाके किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, फिजिकल रिलेशंस मेंटेन करता है, तो ऐसे में वाइफ उसके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। ये सेक्शन 13 में ग्राउंड्स दे रखे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट एक कानून है जो कि ये जो हिंदूज की मैरिजेस हैं, उनके डिवोर्स हैं, उसको लेकर कानून बनाया गया था 1955 में। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 दे रखा है। सेक्शन 13 के अंदर ये पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन पॉइंट्स पे आप अपने आप से बिना सामने वाली पार्टी के कंसेंट के भी डिवोर्स ले सकते हैं। तो उसके अंदर है ये एडल्ट्री का ग्राउंड। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये प्रूव करें कि जो पार्टी है जो डिवोर्स लेना चाहती है उसका जो ओपोनेंट है, मतलब यहाँ डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स में तो आपका पार्टनर ओपोनेंट ही हुआ ना, तो उसका जो ओपोनेंट है वो बाहर जाके कहीं और फिजिकल रिलेशंस बिल्ड कर रहा है, तो इस ग्राउंड पे डिवोर्स मिल जाता है। बट इस ग्राउंड के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? द प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर आपको डिवोर्स प्रूव करना, मतलब जो एडल्ट्री है ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एडल्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि बंद कमरों में होती है। अब बंद कमरों के एविडेंसेस प्रोवाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कोर्ट में इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको शक रहेगा बट आपके शक के बेसिस पे आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। आपको कोर्ट में कॉन्क्रीट प्रूफ देना पड़ेगा, आपको सबूत देने पड़ेंगे जिससे कि कोर्ट में प्रूव हो कि ये इंसान किसी और इंसान के साथ फिजिकल रिलेशंस में है। तो उसके लिए चाहे आपके पास वीडियोज हों फिजिकल रिलेशंस के टाइम की, या फिर आपके पास कुछ ऐसी न्यूड फोटोग्राफ्स आपने देखी हों कि उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ अपनी न्यूड पिक्चर्स शेयर की हैं, या फिर कुछ ऐसी चैट की है जिसमें वो इस तरह की बातें कर रहे हैं फिजिकल रिलेशनशिप से के रिगार्डिंग, अगर कुछ ऐसा एडमिट कर रहे हैं आपस में बात करते हुए, या इस तरह की उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है जिससे कि ये कंक्लूड किया जा सकता है कि हाँ इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तब आपको एडल्ट्री के ग्राउंड पे डिवोर्स मिलेगा। बट अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाते हैं फिर आपको एडल्ट्री के ग्राउंड पे डिवोर्स नहीं मिलेगा, मतलब शक के मद्देनजर पे आपको एडल्ट्री के ग्राउंड पे डिवोर्स नहीं मिलेगा। फिर आ जाओ दूसरा ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड है क्रूअल्टी का। इसको हम हिंसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मानसिक हिंसा भी हो सकती है और शारीरिक हिंसा भी हो सकती है। अक्सर लोगों को जब भी हिंसा दिमाग में आता है तो लोगों को लगता है कि हाँ हस्बैंड ही वाइफ को मार रहा होगा, बट आजकल इस तरह के केसेस आपने देखे ही होंगे, सोशल मीडिया पे इस तरह की काफ़ी वीडियोस वायरल होती हैं कि हस्बैंड भी अपनी वाइफ द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार वाइफ जो है वो हस्बैंड को मारेगी नहीं, फिजिकली नहीं मार पाएगी, क्योंकि बायोलॉजिकली हस्बैंड स्ट्रांग है और वाइफ जो है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो शायद वो हस्बैंड को ना मारे। ऐसा नहीं कह रही कि मारने वाले केसेस आते नहीं है, आते हैं वो केसेस, लेकिन कम आते हैं। तो ऐसे में क्या हिंसा के ग्राउंड हस्बैंड को कभी नहीं मिलेगा? मिल सकता है। मेंटल क्रूअल्टी भी तो यहाँ पे फॉल कर रहा है ना। तो वाइफ जो है वो हस्बैंड को हमेशा मेंटली टॉर्चर करती रहे कि तुम तो नपुंसक हो, तुम्हारे तो बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो यू आर नॉट अ मैन, कुछ भी इस तरह की चीजें उसको बार बार बोलती रहे। एक आधी बार अगर आपने कुछ गुस्से में बोल दिया तो वो क्रूअल्टी में शायद ना आए। क्रूअल्टी में कोई चीज आने के लिए उसकी रिपीटिशन और कितनी बार और कितनी ग्रेव बातें आपने बोली हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और वैसा वर्सा अगर हस्बैंड भी वाइफ को बोले कि तुम दिखने में बहुत ही बदसूरत हो, तुम बहुत मोटी हो, तुम बद्दी दिखती हो, तुम काली हो, तुम ऐसी हो वैसी हो, अगर इस तरह की बातें वाइफ को बोल रहा है और बार बार उसको प्रताड़ना एक तरह से मानसिक रूप से फेस करनी पड़ती है, तो ये भी एक ग्राउंड हो जाता है। अगेन एविडेंसेस के थ्रू इसको भी आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है डिसर्जन फ्रॉम लास्ट 2 years। डिसर्जन का मतलब है कि जो हस्बैंड है या जो वाइफ है वो अपने पार्टनर को, मतलब जो मैट्रिमोनियल हाउस है जहाँ पे पति पत्नी की तरह वो एक साथ रहते थे, वो उस घर को छोड़ के चले गए हैं और 2 साल हो गए हैं वो वापस नहीं आए हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ये 2 साल का टाइम है, एक तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में 2 दिन आ गए फिर चले गए, फिर 5 दिन आ गए फिर चले गए, ऐसा भी नहीं। दूसरी चीज जो है वो ये भी है कि वो बिना कारण के इंसान गया हो। ऐसा नहीं कि वो इंसान अपना काम करने के लिए बाहर गए, लेट से विदेश में जाके वो काम कर रहा है और 2 साल से वापस नहीं आया है, ऐसे में डिसर्जन वाला ग्राउंड नहीं मिलेगा। ये तब मिलेगा कि हस्बैंड हैज डिसर्टेड द वाइफ या वाइफ हैज डिसर्टेड द हस्बैंड। वो सिर्फ तब मिलता है जब दोनों में लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, साथ में ये मिल नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मतलब वर्चुअली इनका रिश्ता खत्म हो चुका है, बस नाम का रिश्ता बचा हुआ है, नाम के पति पत्नी है, बट एक दूसरे से ना मिलते हैं, ना बात करते हैं, ना इन्होंने अपना कोई ऐसा जरिया रखा हुआ है जिससे कि एक दूसरे से कनेक्टेड रह सके। जब कोई इंसान काम करने के लिए बाहर जाता है तब उसके पास वैलिड रीजन होता है और ज्यादातर तो अपने पार्टनर की सहमति भी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आती होंगी, बट वो डिवोर्स का ग्राउंड नहीं बनेगा। ठीक है, ये डिवोर्स का ग्राउंड तब बनता है जब बिना कारण के, जैसे मान लो वाइफ बिना कारण के किसी दिन उठ के चली गई और अपने घर चली गई, या हस्बैंड बुला रहा है वापस ही नहीं आ रही है और कह रही है मुझे नहीं आना, या हस्बैंड घर छोड़ के चला गया और वो किसी और के पास जाके रह रहा है और वो कह रहा है मैं घर नहीं आऊंगा और मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ऐसे केसेस में ये वाला ग्राउंड आता है। तो इसके लिए 2 साल का टाइम चाहिए होता है। अगर 2 साल ये दोनों एक दूसरे से दूर रहे हैं, दोनों के बीच में कोई पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं था, तो ऐसे में ये भी एक ग्राउंड बन जाता है जिससे कि आप डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा ग्राउंड है रिलीजन कन्वर्जन का। मतलब एक हिंदू मान लो दूसरे हिंदू के साथ शादी करता है और फिर उनमें से किसी का मन बदल जाता है कि मुझे हिंदू नहीं रहना है, मुझे मुस्लिम बनना है, मेरे को अपना धर्म परिवर्तन करना है। तो ऐसे में जैसे आपने कुछ केसेस सुने होंगे कि हस्बैंड्स जो हैं वो मुस्लिम्स की तरह 4 शादियां करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। अपनी पहली वाइफ से तलाक नहीं मिलता है तो धर्म परिवर्तन करके 4 शादियां कर लेते हैं, या 2 शादियां 3 शादियां, जितनी भी मतलब मल्टीपल शादियां कर लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ क्योंकि हम शादियों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सरला मुद्गल का जजमेंट भी ये कहता है कि अगर कोई हिंदू इंसान मुस्लिम बन के 4 शादियां करता है या मुस्लिम बन के 2 शादियां भी करता है तो वो जो दूसरी शादी कर रहा है वो वैलिड नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, जो पहली शादी थी वो खत्म नहीं होती है और वो बिगमी के केस में जेल में जाएगा, वो एक अलग चीज है। बट ये मैंने आपको बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता दिया था। लेकिन अगर वापस आए रिलीजन कन्वर्जन पे, तो हिंदू किसी मुस्लिम इस्लाम में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, या किसी और रिलीजन में चला गया, क्रिश्चियन बन गया, या कोई और किसी और धर्म को अपना लिया। अब जो वाइफ है वो उसके दूसरे धर्म को नहीं अपनाना चाहती है और वो इस चीज़ से खुश नहीं है कि ये अलग धर्म फॉलो करेगा, मैं अलग धर्म फॉलो करूंगी और मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो वो इस ग्राउंड पे तलाक ले सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको लेना है तलाक, वो लेना चाहे तो वो ले सकती है। सिमिलरली हस्बैंड भी अगर वाइफ के धर्म परिवर्तन से दुखी है, परेशान है, वो नहीं रहना चाहता है किसी और धर्म की औरत के साथ, तो कानून उसको फोर्स नहीं करेगा उसके साथ रहने के लिए। इसलिए यहाँ पे एक ग्राउंड बना दिया कि अगर कोई आपका पार्टनर धर्म परिवर्तन करता है तो आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप एक तरफा डिवोर्स ले सकते हैं, इवन इफ सामने वाला आपको डिवोर्स नहीं देना चाहता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है
इसका मतलब ये है कि उस इंसान ने अपना जो मोह माया है वो त्याग दी है, मतलब वो साधु बन गया है या वो लेडी साध्वी बन गई है, उनकी लाइफ का पर्पस डिफरेंट हो गया है, वो रिलीजन के रास्ते पे या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हैं और वो घर गृहस्थी में नहीं रहना चाहते, वो घर गृहस्थी के क्लचेस से बचना चाहते हैं, वो अपनी इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते हैं। तो ऐसे में वो शादी भी किसी कोई शादी नहीं हुई, तो जो पार्टनर पीछे रह जाता है, मान लो एक पार्टनर तो बन गया बाबा, ठीक है, अब वो तो चला गया, उसको कोई मतलब नहीं है घर से, परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। अब जो पार्टनर पीछे रह जाता है, जैसे वाइफ अगर मान लो पीछे रह गई, तो फिर वो तलाक ले सकती है, वो वाइफ ही रहेगी ना, वो इंसान मरा तो नहीं है, तो वो तलाक लेके अगर वो अपनी शादी किसी और के साथ करना चाहती है, अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ शुरू करना चाहती है, तो वो कर सकती है, उसके पास राइट है यहाँ पे तलाक लेने का, यहाँ पे वो तलाक ले सकती है बिना सो कॉल्ड बाबा की परमिशन लिए, ठीक है। उसके बाद ये है गुमशुदगी वाला। गुमशुदगी वाला मतलब कि आपका जो पार्टनर है पिछले 7 सालों से ना कहीं देखा गया, ना उसके बारे में सुना गया, मतलब बेसिकली जो लोग उसके बारे में अक्सर सुनते, जैसे मान लो कि कोई इंसान बाहर गया काम करने, उसके कलीग्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, उसके नेबर्स होंगे, या वो जिन भी लोगों से डील करता होगा, जो भी उसको जानते होंगे, या फिर अगर बाहर नहीं भी गया, यहीं रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, तो परिवार को पता होगा कि वो इंसान कहाँ पे है। परिवार को भी अगर नहीं पता है, उसके दोस्तों को नहीं पता है, उसके साथ काम करने वालों को, उसके पड़ोसियों को, उसके जो भी जान पहचान के लोग हैं जिनको उसकी वेयर अबाउट्स के बारे में, कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कैसी हालत में है, बेसिकली उसके बारे में कुछ भी सुनने में ही नहीं आ रहा है। वो मिसिंग है और नहीं पता कि कहाँ पे है, और इस मिसिंग होने को उसको पूरे 7 साल हो चुके हैं, पूरे 7 साल से वो गायब है, ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या वो मर चुका है। तो ऐसे में, या मर चुकी है, मतलब ये जेंडर न्यूट्रल है इस चीज़ में। तो ऐसे में जो दूसरा पार्टनर है जो पीछे रह जाता है, वो तलाक ले सकता है, उसको कोर्ट में तलाक की अर्जी लगानी पड़ेगी और कोर्ट तलाक दे देगा उसको, और फिर वो पार्टी दूसरे किसी और इंसान से शादी कर सकती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका पार्टनर 7 साल से ज़्यादा टाइम से, मान लो 10 साल से गायब है, और आप दूसरी शादी कर लेते हैं, तो क्या बिगमी होगा? होगा, ठीक है। द पॉइंट इज कि आपको पहले डिवोर्स लेना पड़ेगा, डिवोर्स ले लो, अपनी पिछली शादी खत्म कर लो, उसके बाद दूसरी शादी करना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिसीज इन कम्युनिकेबल फॉर्म। तो यहाँ पे जो पार्टनर है उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज एक तरह से नहीं है, या वो कम्युनिकेबल बीमारी है कि हस्बैंड वाइफ की तरह उनका अब रहना पॉसिबल नहीं है। एक पार्टनर तो बीमार है, अब अगर वो उसका दूसरा पार्टनर उसके साथ रहेगा तो उसको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे में ज़रूरी तो नहीं है, मतलब अगर वो पार्टनर रहना चाहे तो रह सकता है, बट अगर किसी पार्टनर को लगता है कि मैं इसके साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो छोड़ के जा सकती है या जा सकता है, और वो डिवोर्स ले सकते हैं इस ग्राउंड पे। कहने का मतलब ये है। अब जो नेक्स्ट ग्राउंड है, वो नेक्स्ट ग्राउंड है इम्पोटेंसी का, यानी नपुंसकता का। अब ये जो इम्पोटेंसी का ग्राउंड है ना, इसमें बेसिकली द पॉइंट इज कि जो इम्पोटेंसी है, आप जब जो नपुंसकता आप प्रूव करना चाहते हो, उसमें ये ज़रूरी है कि ये इम्पोर्टेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज होनी चाहिए। मतलब जिस दिन आपकी शादी हुई है उस दिन से वो इंसान इंपॉर्टेंट है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं सकता है। उस केस में होगा यहाँ पे परफॉर्मेंस किस तरह की है, स्टैमिना किस तरह का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो वंस इन अ वाइल ही कैन डू इट एंड देन लेटर ऑन ही कैन नॉट डू इट, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड सेम फॉर वाइफ यहाँ पे सेक्सुअल इंटरेस्ट का, सेक्सुअल डिजायर्स का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कैपेबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है, कि वो कर ही नहीं सकता है, वो दे आर नॉट एबल टू डू इट, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो फिजिकल रीजंस हो या मेंटल रीजंस हो, दे कैन नॉट डू इट और एंड दे हैव नॉट डन इट विद द पार्टनर। तो ये भी एक ग्राउंड होता है, क्योंकि देखो शादी के अंदर कोहैबिटेशन एक जनरल एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आपका पार्टनर आपकी ये जनरल एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर सकता है तो आपको एक ग्राउंड मिलता है कि आप इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स ले सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि जितने भी मैंने आपको ये 8 ग्राउंड्स बताए हैं, इन ग्राउंड्स पे एक तरफा डिवोर्स आप ले सकते हैं। आपका पार्टनर आपके साथ सहमत नहीं भी है, वो केस लड़ेगा, वो कोई और एविडेंसेस देगा, वो ये प्रूव करेगा कि नहीं ये ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। बट अगर आप प्रूव कर पाते हैं कि ये ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, कोर्ट को आप सहमत करा पाते हैं, कोर्ट को आप अपनी बात का विश्वास दिला पाते हैं, तो उस केस में डिवोर्स मिल जाता है एक तरफा, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि जो म्यूचुअल कंसेंट से, जो आपसी सहमति से डिवोर्स होता है, वो जल्दी हो जाता है, उसके अंदर सेटलमेंट भी जल्दी हो जाती है और टाइम भी कम लगता है। यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ऑब्वियसली कोर्ट का अप्रोच तो यही रहता है कि पहले पार्टीज़ के बीच में आपसी सहमति हो जाए और इनका रिश्ता ना टूटे। बट अगर पार्टीज़ नहीं रह पाती हैं और ये सारे ग्राउंड्स में से एक भी ग्राउंड प्रूफ कर देती हैं, तो फिर कोर्ट को डिवोर्स देना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं उड़ान जुडिशरी फाउंडेशन बैच की।
ये एक स्पेशल बैच है जो कि इंडिपेंडेंस डे पर आपके लिए ऑफर किया गया है बाय स्टडी IQ जुडिशरी, ताकि आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना है। अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप स्टडी IQ जुडिशरी के उड़ान फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट बन सकते हैं। आपके पास लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे सेल के चलते ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे एक आपको बहुत ही बेहतरीन ऑफर मिल रहा है। ये कोर्स आपको मात्र 25,999 में, मतलब 26,000 के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है, एंड दिस इज द लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर। इसके बाद ना इससे पहले कभी भी ये प्राइस दोबारा नहीं आने वाला है। साल की सबसे अच्छी सेल सिर्फ एक यही सेल होती है, इसके बियॉन्ड ये प्राइस कभी भी कम नहीं होगा और इतना भी कभी नहीं आएगा। हमेशा प्राइस जो है वो इससे ज़्यादा ही रहता है। तो अगर आपको इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाना है तो आपको यूज़ करना है मेरा कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके आपको ये कोर्स मिल जाएगा 26,000 रुपये में। अब मैं आपको बता देती हूँ इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है। देखो, इस बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस की तैयारी कराई जा रही है। सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका पूरा स्टैटिक जीके का पोर्शन, आपका पूरा करंट अफेयर्स का पोर्शन, उसमें जनरल करंट अफेयर्स भी होंगे, लीगल करंट अफेयर्स भी होंगे। सब कुछ ही आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जाता है। जो ये लाइव क्लासेस हैं आप अपने घर बैठे अपने फोन की स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अटेंड कर सकते हैं। आपको अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड करना है स्टडी IQ जुडिशरी का। आपने सब्सक्रिप्शन लिया, सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको इस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में आप ये क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। और आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्या मैं डाउट्स पूछ पाऊंगा, तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे और अपने फैकल्टी के साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे। आपके पास मैसेज करने का ऑप्शन होता है, आपके पास वॉइस के थ्रू, मतलब वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स फैकल्टी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मिल रहा है फ्लैट 47% ऑफ। 1947 से 47% ऑफ यहाँ पे आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ आपको ये कोर्स खरीदना कैसे है, लेकिन उससे पहले एक और इसका बेस्ट फीचर समझ लो। देखो, आपके मन में हो सकता है कुछ रिजर्वेशंस हो, आपको लग रहा हो कि आप उतना कॉन्फिडेंट ना फील कर रहे हो स्टडी IQ जुडिशरी के कोर्सेज को लेकर, एंड आप ल्योर्ड भी हैं कि अच्छा ऑफर है तो ले लेता हूं, लेकिन फिर आपको ये भी है कि एक बार ट्राई भी करके देखना चाहता हूं, तो ट्रायल का ऑप्शन भी आपके पास है। मतलब कि आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। क्लासेस पूरी 7 के 7 क्लासेस आप लगा सकते हैं, और 7 डेज की जो क्लासेस हैं, 14 क्लासेस होंगी टोटल, 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में। वो 14 क्लासेस लगाने के बाद भी आपको लगता है कि मैं खुश नहीं हूं, तो आप अपने पैसे जो हैं वो आप पूरे वापस ले सकते हैं। कंप्लीट रिफंड पॉलिसी यहाँ पे है। बस एक ही शर्त है, वो ये कि आपको सारी क्लासेस लगानी है, और सारी क्लासेस लगाने के लिए आपको 16 तारीख से ही इस बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं, फिर तो आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, राइट? फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको रिफंड चाहिए तो 16 से पहले एडमिशन लो, और 16 से पहले एडमिशन लेने के लिए मेरे कोड का इस्तेमाल करो। इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलता है? आपको मिलते हैं MCQs। हर क्लास के साथ जो भी टॉपिक कवर कराते हैं उसके 10 से 12 MCQs मिलते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलते हैं। उसके साथ हर क्लास के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जो भी टॉपिक कवर कराया जाता है वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलते हैं। प्लस हर सब्जेक्ट के आपको क्रक्स नोट्स मिलते हैं, वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। लेकिन मोड ऑफ टीचिंग जो है वो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। प्रॉपर हिंदी नहीं होता है, प्रॉपर इंग्लिश नहीं होता है, वो इंग्लिश होता है। ठीक है, तो अगर आपको वो मोड कंफर्टेबल लगता है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आपको हर संडे एक क्वेश्चन मिलता है। अपना आंसर आप हमें भेजते हैं, आपका आंसर हम चेक करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं। इसके अलावा आपका जब भी कोई भी प्रीलिम्स आता है तो रैपिडली आपका पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाता है बिफोर एवरी प्रीलिम्स। तो वो क्रैश कोर्सेज आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि स्टडी IQ जुडिशरी हर पेपर आने से पहले क्रैश कोर्सेज लॉन्च करता है। वो क्रैश कोर्सेज पर्टिकुलरली उस स्टेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसमें उस स्टेट के हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कराया जाता है। अब उस क्रैश कोर्स में आपको कुछ पे नहीं करना है। कोई और एडमिशन लेगा तो उसको ऑब्वियसली एक फ़ी पे करनी पड़ती है, बट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपको तो वो कोर्स फ्री में मिलेगा, और सिर्फ एक कोर्स नहीं, मल्टीपल कोर्सेज। तो इस दौरान जितने भी कोर्सेज आपके आएंगे वो सभी कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। इसमें एक और अच्छा फीचर है, वो है 1 ईयर एक्स्ट्रा लाइव वैलिडिटी का। मतलब ये कोर्स ना आपके लिए 2 साल के लिए वैलिड है। सिलेबस तो 10 से 12 महीने में खत्म हो जाता है, लेकिन जो क्लासेस आप लगाते हैं वो क्लासेस रिकॉर्ड हो जाती है, रिकॉर्ड होकर आपकी ऐप में रहती हैं। बेसिकली इस कोर्स से मिलने वाले जो बेनिफिट है वो पूरे 2 साल के लिए आपको मिलता है। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो 1 साल और क्लास लगानी है, तो क्या मैं 1 साल और क्लास लगा सकता हूं? तो आंसर इज यस। इस बैच में ये फीचर भी है, आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, वो भी लाइव क्लासेस की। ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्डेड ही आप बार बार देखें, नहीं, आपको लाइव क्लासेस दोबारा अटेंड करने का मौका मिलता है विद द न्यू बैच। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 26,000 में। अब ये आपको खरीदना कैसे है? इसके लिए आपको
जाना है गूगल पे, जाके टाइप करना है स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी IQ जुडिशरी टाइप करेंगे आपको स्क्रीन पर एक ऑप्शन नजर आएगा स्टडी IQ जुडिशरी का प्री मेंस लाइव फाउंडेशन बैच का। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दिखेगा यहाँ पे उड़ान जुडिशरी बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर भी यहाँ पे लिखा है। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करके आपको एक इसका प्राइस दिखेगा 49,057, बट मैंने अभी बोला आपको इतने में ये नहीं खरीदना है, तो आपको ये इतने इससे कम में कैसे मिलेगा। यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऐड प्रोमो कोड का। प्रोमो कोड पे जाना है आपको। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट में एक ऑप्शन आएगा एंटर कूपन कोड का। कूपन कोड एंटर करना है। आपको टाइप करना है निशा लाइव। जैसे ही आप निशा लाइव टाइप करके अप्लाई करेंगे आपको दिखेगा आपको इंस्टेंटली 23,056 रुपये का डिस्काउंट मिल गया और ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 26,000 में। अगर आपको इसका कोई भी डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। और निशा_लांबा 07 इंस्टाग्राम अकाउंट है और निशा_लांबा 1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं या फिर जुडिशरी को लेकर भी कोई डाउट मन में है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।